Hello everyone, my name is Jitendra Kumar, Faculty of Civil Engineering, and welcome to the YouTube channel of Engineering College बाड़मेर। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर रहने वाला है हमारा प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के ऊपर। प्री स्ट्रेस कंक्रीट। तो हमारे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एनालिसिस ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट, और अब हम एनालिसिस में पिछली बार जो पढ़ा था वो था स्ट्रेस कंसेप्ट। जो न्यू कंसेप्ट इस बार हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट। दिस इज load balancing concept, okay, and this is used for analysis of pre-stress concrete। ठीक है, तो स्ट्रेस कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था कि प्रेफरेबल जो हमारे पास टेंडन की केबल प्रोफाइल होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो बच्चों ये जो मैं टेंडन वगैरह टर्म्स बोल रहा हूँ ये टर्म आपको हमारी प्री स्ट्रेस कंक्रीट की प्लेलिस्ट में यहाँ पर ऊपर मिल जाएंगी। तो आप सिंपली उसे विजिट करके पहले वो वाले लेक्चर देखें, उसके बाद आप एनालिसिस पर आए। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट है जो कि इसका रिवीजन कर रहे हैं तो आप इस लेक्चर को डायरेक्ट भी देख सकते हैं। तो लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट है, सॉरी मैं आपको बता रहा था स्ट्रेस कंसेप्ट जो हमारा था वो था हॉरिजॉन्टल टेंडन की केबल प्रोफाइल के लिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल टेंडन के लिए। और ये जो मेरा कंसेप्ट रहने वाला है लोड बैलेंसिंग, ये प्रेफरेबल होता है मेरा, प्रेफरेबल फॉर कर्व्ड टेंडन केबल प्रोफाइल। ओके, कि अगर आपके पास इस तरह से कर्व के अंदर एक टेंडन होता है, पहले जो मैंने स्ट्रेस कंसेप्ट में पढ़ा था वो तो कैसा था, सिंपली एक बीम ली, बीम के अंदर मैंने क्या प्रोवाइड करा दिया, यहाँ पर एक टेंडन प्रोवाइड करा दिया जो कि हॉरिजॉन्टल शेप का था, और इस तरह से न्यूट्रल एक्सिस के साथ उसकी डिस्टेंस कितनी होगी थी, ई होगी थी, सेंट्रिसिटी बोल दिया था। लेकिन इस बार हमें क्या लेना है, टेंडन ये कर्व्ड शेप के अंदर लेना है। कर्व्ड शेप का मेरा मतलब है यहाँ पर वो या तो क्या होगा मेरा ट्रायंगुलर शेप का होगा, या पैराबोलिक शेप के अंदर होगा, या फिर कुछ जगह आपको ट्रेपीजियम शेप में भी मिल सकता है। ठीक है, मोस्टली इन दोनों को पढ़ा जाता है, ट्रायंगुलर एंड पैराबोलिक शेप। ओके बच्चों, तो अब आप सोच रहे होंगे कि हॉरिजॉन्टल जो केबल प्रोफाइल थी वो तो हम कहीं भी यूज कर पा रहे थे, प्री टेंशन पोस्ट टेंशन दोनों में यूज कर ली हमने, लेकिन ट्रायंगुलर को और पैराबोलिक को कौन सी कंडीशन में यूज करें। तो ये बेटा डिपेंड करता है शेप ऑफ केबल प्रोफाइल। नोट करके आप लिख सकते हैं, एक आपको नोट मार्क करके लिखना है, शेप ऑफ केबल प्रोफाइल, शेप ऑफ दिस टेंडन केबल प्रोफाइल डिपेंड्स अपॉन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ दैट पर्टिकुलर बीम। ओके, वट एवर काइंड ऑफ बीम यू आर गोइंग टू यूज, एंड उसके अंदर जो भी आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा उसके हिसाब से आपको क्या डिसाइड करना है कि आप केबल की प्रोफाइल किस तरह से लगाओगे, ट्रायंगुलर लगाओगे, हमारी पैराबोलिक लगाओगे, ट्रेपेजियम लगाओगे। तो इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं कि आप कब ट्रायंगुलर यूज करोगे और कब पैराबोलिक। मोस्टली जो हमारे ये स्ट्रेस कंसेप्ट लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट है ये दो पार्ट के अंदर रहने वाला है। पार्ट वन हम पढ़ेंगे लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट एनालिसिस पर्पस फॉर आर ट्रायंगुलर shape of that tendon cable profile, and second one will be about the parabolic shape of that tendon cable profile, right? तो हम दो केस बनाएंगे कि पहला कहां यूज करेंगे और सेकंड वाला कहां यूज करेंगे। ठीक है, तो केस वन देखिए, और यहां हो जाएगा हमारा केस नंबर 2। ओके, केस 1 एंड केस 2 दोनों में हमने क्या ले लिया, एक बीम ले ली इस तरह से। ठीक है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूं डायरेक्ट ही। तो दो बीम ली है हमने, बीम की कंडीशन ले लेते हैं सिंपली सपोर्टेड, और मेरे हर लेक्चर में जो कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है मैं बताता हूं कि हमने सिंपली सपोर्टेड बीम क्यों ली है।
ठीक है, तो ये बच्चों जो भी लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन है कि व्हाई वी टेक द सिंपली सपोर्टेड बीम फॉर एनालिसिस पर्पस। ये सबके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास दो बीम होगी, कंडीशन दोनों की कैसे होगी, एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम यानी कि एसएसबी। उसके बाद एक जो मेरी थी, एक बीम के तो ऊपर मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर कलर चेंज करते हैं हम। एक बीम के ऊपर मैंने लगाया है डब्ल्यू पॉइंट लोड। ठीक है, ये क्या लगा दिया मैंने, डब्ल्यू किलो न्यूटन का पॉइंट लोड, किलो न्यूटन लो या फिर न्यूटन लो, क्योंकि लोड की यूनिट कितनी होती है, न्यूटन। लोड की यूनिट किलोग्राम नहीं होती, वो मास की होती है, तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो, इन किलो न्यूटन। और इसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने, एक यूडीएल लगा देते हैं। ठीक है, यूडीएल यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी कि ऐसा लोड अगर मैं इस बीम के दो इक्वल पार्ट करूंगा तो इस बीम पर आने वाला लोड और इस बीम पर आने वाला लोड की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। उसे क्या बोल देते हैं हम, यूडीएल कह देते हैं हमारा। ओके बच्चों, चलिए, तो अब हम इनके लिए बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को कैसे बनाते हैं, बीचों बीच तो क्या रखा जाता है, जीरो। ओके, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हमने क्या कर रखा है कि, और लेक्चर भी बना रखे हैं, आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, हाउ टू ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड शियर फोर्स डायग्राम। इसके लिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है ऑलरेडी। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है, यहां मैं डिनोट कर रहा हूं जीरो। ओके, ऊपर चाहे पॉजिटिव लो तो ऑटोमेटिकली नीचे नेगेटिव हो जाएगा, इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव। बेसिकली मैं यहाँ पर साइन कन्वेंशन शो कर रहा हूँ जो कि मैं यूज करने वाला हूँ दोनों केस के अंदर। ओके, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको पता है, वेट ए मिनट, यहाँ पर इनके प्रोजेक्शन ले रहा हूँ ताकि मुझे थोड़े बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने में इजी हो। अब आपको पता है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मेरा पॉइंट लोड के लिए किस तरह का बनता है, एक ट्राइंगल शेप में, राइट, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, WL/4। अगर मेरा पॉइंट लोड बिल्कुल स्पैन के सेंटर में है, बीम के सेंटर में आ गया। ठीक है, और इसी तरह से यहां अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना हो तो उसकी शेप कैसे बन जाती है मेरे पास, पैराबोलिक। ठीक है, ये तो कैसे थी, ट्राइंगुलर, और ये होगी मेरी पैराबोलिक। और इसकी यूनिट वैल्यू कितनी आ जाती है, WL² / 8। अगर मैं यहाँ पर W किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगाता हूं तो। ठीक है, तो यूडीएल की आपने देखा किलो न्यूटन पर मीटर के अंदर ही रहता है। तो जहां पर ट्रायंगुलर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वहां केबल मुझे कैसी डालनी पड़ेगी बच्चों, ट्रायंगुलर। ठीक है, वहां केबल आप कैसे डालोगे, ट्रायंगुलर। और जहां पर आपकी पैराबोलिक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना है, क्योंकि बेसिकली हमें क्या कराना है, इस बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट कराना है। ऊपर के कारण जो लगने वाला लोड है, उस बीम के कारण जो टेंडन प्रोफाइल मैंने प्रोवाइड कराई है, टेंडन प्रोवाइड कराया है यहाँ पर, उसकी वजह से वो बैलेंस आउट होना चाहिए। ठीक है, इसी को तो हमने बोल दिया लोड बैलेंसिंग। ठीक है, एक तो मेरा पर्पस ये होना चाहिए कि ऊपर से जितना भी लोड आ रहा है, वर्टिकल जो लोड आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उससे मुझे बैलेंस आउट करना है। तो क्योंकि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका ट्रायंगुलर शेप में, इसलिए मैं केबल की प्रोफाइल भी ट्रायंगुलर शेप में डालता हूँ। आप आगे जाकर जब डिफ्लेक्शंस वगैरह देखोगे, डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ बीम देखोगे, तो वो भी बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम को फॉलो करती है कुछ हद तक। ठीक है, तो आप आगे जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाओगे, मेरे स्ट्रक्चर एनालिसिस में भी हम डिफ्लेक्शन और डिफ्लेक्टेड शेप, डिफ्लेक्शन, स्लोप डिफ्लेक्शन एटसेट्रा के बारे में सब में पढ़ेंगे, तो वो भी चेक कर सकते हो बाद में। एक बार यहाँ देखिए, ये आ गया WL²/8, ये हो गया WL/4। और अगर किसी को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं आते तो आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। जिस तरह से ये बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है, सेंटर में अगर लोड लग रहे हैं यानी कि वो स्ट्रक्चर के ऊपर सिमेट्रिकल होते हैं, उनके कारण आने वाली रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, सिमेट्रिकल हो जाएगी। आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फट से कैसे बनाना है। ये W है तो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, W/2। ये भी कितना हो जाएगा, W/2। ओके, अब बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, समीशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ द सेक्शन। ठीक है, या तो लेफ्ट से ले लो या फिर राइट ऑफ द सेक्शन ले लो, लेकिन एक ही साइड से ले लें, दोनों साइड से मत लेना, जीरो हो जाएंगे वो तो।
ओके। और बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, क्योंकि मोमेंट तो आपको कहीं यहाँ पर दिख नहीं रहा, लोड के कारण लगता है, लोड यानी कि फोर्स, एक ही बात होती है, लोड और फोर्स, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये तो क्या हो गया, W/2 इंटू डिस्टेंस कितनी है, L/2, राइट। डिस्टेंस कितनी होगी, L/2। यहाँ पर लगभग बीच में मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, WL/4। तो यही मेरा बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर आया था जो मैंने यहाँ लिखा है। इसी तरह से आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ WL/2 और WL/2 लोड्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी रिएक्शंस की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपली आप सेंटर के अंदर जब मोमेंट कैलकुलेट करने जाओगे तो उसकी वैल्यू आपको WL²/8 यहाँ पर प्रोसीड हो जाएगी। ओके बच्चों, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इतना टफ नहीं है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक कहीं डाल दूंगा, या फिर आप सिंपली सर्च करना हमारे इसी चैनल के ऊपर स्ट्रक्चर एनालिसिस के कुछ वीडियो है जिसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम के बारे में मैंने अच्छे से बता रखा है। ओके, तो ये आपको पता लग गया कि हमने हमारी पैराबोलिक टेंडन कहाँ यूज करनी है और ट्रायंगुलर कहाँ यूज करनी है, ठीक है। इसी टाइप में अगर आपको ट्रेपेजियम यूज करना है तो लोड जब इस तरह से लगे होते हैं ऊपर से बीम के ऊपर, ठीक है, आपको बता देता हूँ कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह से बनता है। तब इस तरह से जब लोड लगे होते हैं तब उसके लिए बेंडिंग मोमेंट की शेप कैसे आ जाती है, इस टाइप में, ट्रेपेजियम शेप में। और ट्रेपेजियम शेप में आने की वजह से यहाँ पर हम क्या यूज कर लेंगे, हमारी ट्रेपेजियम टेंडन केबल प्रोफाइल। ओके, टेंडन केबल का मतलब ये जो बार्स आप बोलते थे ना, आरसीसी में जैसे बार्स बोलते थे, अब बार्स की जगह यहाँ पर आप क्या बोलते हो, इनको टेंडन्स कह देते हो। ओके बच्चों, अब हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ेंगे इस केस 1 के बारे में, ठीक है, एनालिसिस ऑफ दिस बीम। ठीक है, एनालिसिस ऑफ दिस बीम बाय लोड बैलेंसिंग मेथड फॉर आवर ट्रायंगुलर टेंडन केबल प्रोफाइल। ओके बच्चों, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे ओनली केस 1। इसे अच्छे से समझना बच्चों, एग्जाम में इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट। ये मैंने बीम ले ली, इसके बीच में मैं क्या प्रोवाइड करा रहा हूं, यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप में टेंडन केबल प्रोफाइल प्रोवाइड करा रहा हूं। वो वाली एक्सिस जहां पर कंप्रेशन और टेंशन की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, उसे हम क्या कह देते हैं, न्यूट्रल फाइबर। ओके, आई होप सो आपको विजिबल होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए, अब इसके ऊपर मुझे क्या लगाने हैं, लोड्स लगाने हैं, ठीक है। अब लोड की खासियत देखो क्या है, कि ये जो लोड लग रहा होगा, पी लोड, कौन सा लोड होता है ये, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, याद है ना आपको। तो जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है ये केबल की शेप में ही लगता है, क्योंकि आप खुद देखिए प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लगा कौन है, ऐसे तो है नहीं आप बाहर से किसी चीज को पकड़ के इस तरह से उसके ऊपर प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लगा रहे हो। फोर्स जनरेट किस में हो रहा है, उसी केबल में ही ना। तो जो केबल की शेप होगी, अगर केबल की शेप ट्रायंगुलर है तो उसके कारण लगने वाला जो फोर्स है उसकी तरफ ही लगेगा। इसलिए प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की डायरेक्शन भी केबल की जो प्रोफाइल की डायरेक्शन है उसी के अंदर ही होगी, टेंडन की डायरेक्शन में होगी। तो मान लेते हैं कि किसी एंगल थीटा पर ये मेरे प्री स्ट्रेसिंग फोर्स यहां पर जनरेट हो रहे हैं, वो लग रहे हैं, और बीच में एक टर्म मेरे पास यहां पर आ जाती है जिसे हम क्या बोल देते थे, ई, ठीक है। अब हॉरिजॉन्ट ई, इसेंट्रिसिटी, ई को हम क्या कह देते हैं बच्चों, इसेंट्रिसिटी। तो अगर आपको बच्चों याद हो तो इसेंट्रिसिटी हॉरिजॉन्टल केबल प्रोफाइल में मैंने क्या बताया था, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, व्हाट वाज दिस, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट टेंडन एंड न्यूट्रल फाइबर, ठीक है। लेकिन इस ई को हम यहां कैसे डिनोट करें, क्योंकि टेंडन और केबल की जो हमारी न्यूट्रल फाइबर की डिस्टेंस है, यहां तो देखिए क्या आ रही है,
ज्यादा आ रही है, फिर जैसे जैसे मैं इधर जाता हूँ, इधर जाऊंगा तो बच्चों क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, एक पॉइंट पे क्या हो जाएगी, जीरो। तो मैं इसे डिनोट कैसे करूं? तो इसेंट्रिसिटी की नोट लगाकर आप डेफिनेशन लिखेंगे, क्या होती है, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। उस वर्ड के आगे एक नया वर्ड जोड़ दोगे कि इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टेंडन एंड द न्यूट्रल फाइबर। और मैक्सिमम डिस्टेंस आपको क्या दिखेगी, यहाँ लगभग सेंटर में, ये मैंने इस तरह से बनाया कि सेंटर में दिखे। तो सेंटर में होने का ये मेरी क्या हो जाएगी, इसेंट्रिसिटी, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टेंडन एंड न्यूट्रल फाइबर, ठीक है। एग्जाम के अंदर बच्चों आपको ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, यूं करके मैं मैक्स लिख के जैसे डॉट लगा रहा हूँ, डिस्टेंस में भी डॉट लगा रहा हूँ, बाय द वे को बीटीडब्ल्यू लिख रहा हूँ। एग्जाम के अंदर आपको डिटेल में लिखना होता है, एनएफपी नहीं, न्यूट्रल फाइबर। कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज किया, जैसे पी लिखा है तो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, थीटा लिखा है तो फोर्स की डायरेक्शन और न्यूट्रल फाइबर के बीच का एंगल, इस तरह से ये सब आपको डिनोट करना होता है, ओके। अब आगे देखिए, अब मैं क्या करूंगा, इस फोर्स को इसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लूंगा, क्योंकि मुझे ऐसे टेडी शेप में आने वाला जो फोर्स है वो थोड़ा पसंद नहीं आ रहा। तो मुझे तो दो ही चीजें पता है, या तो 2D के अंदर मुझे दो ही चीजें पता होती हैं, या तो मैं हॉरिजॉन्टल को रिजोल्व करूंगा या मैं वर्टिकल को रिजोल्व करूंगा, और ये एंगल बैंगल वाला मेरे को नहीं चाहिए। इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लूंगा। ओके बच्चों, तो इसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं, नीचे डायरेक्ट हम देखते हैं हमारे साथ आता है कि नहीं ये। ओके, आ गई अच्छे से। चलो जो एक्स्ट्रा है उन्हें, ओके। तो मुझे क्या करना है बच्चों, अब इस पी को रिजोल्व करना है, ओके। इस पी को मैं रिजोल्व करूंगा मेरे प्री स्ट्रेसिंग फोर्स को यहां से। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, अगर आपको रिजोल्व फोर्सेस का रिजोल्यूशन करना नहीं आता तो यहाँ देख लीजिए एक बार। लेट मी चूज ए डिफरेंट कलर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हियर। इस पी को, ठीक है, पी जिसके साथ थीटा एंगल बनाता है उसका कंपोनेंट तो क्या बन जाता है मेरा, पी कोस थीटा कंपोनेंट, ठीक है। और जो 90 डिग्री डायरेक्शन में होगा इसके साथ, ठीक है, 90 डिग्री डायरेक्शन वाला कंपोनेंट होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं बच्चों, पी साइन थीटा, ठीक है। इसे हमने क्या कह दिया बच्चों, पी साइन थीटा। इसे भी मैं इरेज कर देता हूं एक बार। ओके बच्चों, लेट मी कंप्लीट दिस, ओके। तो इस तरह से इस फोर्स के दो कंपोनेंट थे यहाँ पे, ये क्या हो गया इसके कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स, कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा, 12th में ही पढ़ लेते हैं वैसे तो हम, पर फिर भी मैंने सोचा आपको बता दूं। और दूसरे कंपोनेंट्स यहाँ से क्या बन जाएंगे बच्चों, अगेन एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पी कोस थीटा, और एक यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट पी साइन थीटा, ओके। तो आई एम इरेजिंग दिस डेटा हियर। आई होप सो आपने लिख लिया होगा कि इसेंट्रिसिटी किसे बोलते हैं, और नहीं लिखा तो ये सेशन रिकॉर्डेड रहने वाला है यूट्यूब पर, आप सिंपली इसे रिवाइंड करके बाद में देख सकते हैं, ओके बच्चों। तो अब मुझे क्या करना है कि कोई भी बीम है, कोई स्ट्रक्चर है, अगर आपने मेरा स्ट्रक्चर एनालिसिस का लेक्चर देखा हो, उसमें मैंने पहली डेफिनेशन स्ट्रक्चर की क्या दी है, कि दैट काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन, दैट स्ट्रक्चर इज दैट बॉडी विच इज इन स्टैटिक स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, विच इज इन स्टैटिक स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि वो अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर रही, उसमें रिजिड बॉडी डिफॉर्मेशन नहीं आना चाहिए, ओके। तो फॉर a body being in stable static equilibrium,
मुझे बॉडी को क्या करना है, पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम के अंदर रखना है। तो इक्विलिब्रियम में हमें क्या होता है, सारे फोर्सेस को रिजोल्व करना पड़ता है। यस बच्चों, यही करते थे ना हम, कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो हो जाए, समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस जीरो हो जाए, या मोमेंट जितने भी लग रहे हैं वो जीरो हो जाए। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, ये तो क्या है आपको दिख रहा है, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो ये तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन तो जीरो, तो यहाँ तो ये इक्विलिब्रियम में होगी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। लेकिन आप अगर देखें वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डाउनवर्ड है, ये भी मेरा क्या है डाउनवर्ड, तो दोनों डाउनवर्ड जा रहे हैं एक साथ। ठीक है, दोनों के दोनों एक साथ डाउनवर्ड जा रहे हैं, यानी कि बीम को नीचे ले जाएंगे। लेकिन मैं टेंडन इसलिए थोड़ी लगा रहा था कि बीम को नीचे ले जाए। तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाती है, इक्विलिब्रियम के अंदर मुझे पूरी बीम को रखना है। ठीक है, अब बीम को क्या रखना है, इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम के कारण यहां पर अब देखिए दो फोर्सेस जनरेट होते हैं। आई होप सो आपको विजिबल होगा। आप थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, या मैं कलर ही चेंज कर लेता हूँ, ऑरेंज कलर लेते हैं, थोड़ा विजिबल हो जाएगा। आई थिंक इट इज बेटर नाउ, राइट। ये हो गया मेरा P साइन थीटा। अगर मैंने कोस थीटा लिख दिया तो शायद गलती से लिख दिया P साइन थीटा। एक इसको बैलेंस करने के लिए, एक और P साइन थीटा इसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, एक आपके लेफ्ट में होगा, एक राइट में होगा। दोनों वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ दैट प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, उनको बैलेंस आउट करने के लिए, बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए मेरे पास क्या जनरेट होंगे, यहाँ पर 2p साइन थीटा, टू डिफरेंट p साइन थीटा जनरेट होंगे। डायरेक्शन सेम है, एक ही कंपोनेंट पर लग रहे हैं, तो मैं इनकी जगह क्या लिख सकता हूँ, एक कंबाइंड फॉर्म में 2p साइन थीटा भी लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, राइट। ये क्या लिख सकता हूँ, 2p साइन थीटा। अब बच्चों इसको थोड़ा सा याद रखना, मैं इसे एक बार ले जाता हूँ यहाँ पर, इसे नेक्स्ट पेज पर लेके चलते हैं हम, आगे एनालिसिस फिर देखेंगे। ये सिलेक्ट हो गया एंड ये लो बच्चों, ये डायरेक्ट यहाँ पर शिफ्ट हो गया, राइट। अब इसकी जगह मैं एक कंबाइंड फॉर्म में लिख सकता हूँ 2p साइन थीटा, यस और नो। ठीक है, दो अलग अलग जनरेट हो गए, तो सिंपली मैंने क्या कर दिया, एक ही यहाँ पर कंबाइंड लोड लगा दिया इन अपवर्ड डायरेक्शन फॉर अ फुल बॉडी फुल स्ट्रक्चर बीइंग इन स्टेबल स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, जनरेट हो गया 2p साइन थीटा। तो अब मुझे क्या निकालना है, ये तो था जो मेरा डायग्राम बना है, दिस डायग्राम इज ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ओनली। ठीक है, रिमेंबर दैट दिस डायग्राम इज ओनली ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ओनली। लेकिन जो हमने शुरू में डायग्राम देखा था, यहां पर देखिए क्या लगाना था, एक्सटर्नल लोडिंग कुछ डब्ल्यू भी तो लगा रखी थी, पॉइंट लोड, तो उसका भी तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा, आया ना। तो अब इसको देखो आप कि जैसे ही इसके ऊपर डब्ल्यू पॉइंट लोड है, इसी की वजह से तो ट्रायंगुलर केबल प्रोफाइल आई है, डब्ल्यू किलो न्यूटन का मेरे पास क्या आ गया, पॉइंट लोड आ गया, पी लोड लिख रहा हूं इसको मैं सिंपली शॉर्ट के अंदर। तो अब मुझे क्या चाहिए, नेट इफेक्टिव वर्टिकल लोड की वैल्यू चाहिए, राइट। अगर मैं बीम को बताऊं, ये मेरी क्या कंडीशन होगी, ये दिस इज ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग, क्यों बाहर से लोड तो लगाना पड़ेगा ना, इसलिए तो स्ट्रक्चर बनाई है ताकि उस लोड को, एक्सटर्नल लोड जो आ रहा है उसको रजिस्ट कर सके। अब नेट वर्टिकल इफेक्टिव लोड एक मैं डब्ल्यू डैश न्यू टर्म दे देता हूं, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस 2p साइन थीटा। ये बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू माइनस 2p साइन थीटा। अब कुछ बुक्स में आपने पढ़ा होगा, हालांकि मुझे प्लस माइनस से इतनी परेशानी नहीं होती, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है प्लस और माइनस से, तो आपको क्या करना है, कुछ बुक्स के अंदर इस तरह से दिया होता है, इसके भी आगे टू केस बनाए होते हैं, केस ए एंड केस बी। एक बच्चों क्वेश्चन लिखने का, किसी भी क्वेश्चन के आंसर लिखने का तरीका होता है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको शुरू में जब केस लिखा था,
तब मैंने केस के लिए नंबर क्या यूज किया था, 1 कैपिटल आई की फॉर्म में, ठीक है, रोमन नंबर यूज कर दिया था, कैपिटल रोमन नंबर। लेकिन यहां देखिए मैंने जब दोबारा केस टर्म को इंट्रोड्यूस किया तब मैंने ए और बी लिखा है। ऐसा इसलिए ताकि जब एग्जामिनर उस नोटबुक को चेक कर रहा होगा उसे किसी भी बात का कंफ्यूजन ना हो कि भाई ये वही क्वेश्चन चल रहा है, उसका वही टॉपिक चल रहा है या उसने चेंज कर दिया है। तो उसे समझने के लिए अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, केस ए और केस बी को डिनोट कर दिया। ओके, अब चाहो तो केस की जगह कंडीशन भी डिनोट कर सकते थे। अगर मेरा ये W है जो पॉइंट लोड है इस 2p sin थीटा से ज्यादा हो जाता है तब तो आपको नेट लोड क्या यूज करना है, W माइनस 2p sin थीटा, ताकि मेरी ओवरऑल जो टर्म है वो पॉजिटिव रहे, ठीक है। और अगर ये मेरा लोड है 2p sin थीटा से कम हो जाता है तब आपको नेट वर्टिकल लोड क्या बताना है, 2p sin थीटा माइनस W, ठीक है। क्या बता दोगे, 2p sin थीटा माइनस W। तो ये आपके पास दो टर्म्स आ जाएंगे इस तरह से, यहां पर ये दो कंडीशंस आ गई, दीज आर आवर्स टू कंडीशन फॉर नेट वर्टिकल लोडिंग। अब आपको क्या करना है, इन सब p sin थीटा को हटा के एक बार क्या रखना है, सिंपली वर्टिकल लोड को यानी कि W को इंट्रोड्यूस कर देना है यहां पर। चलो बच्चों नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, एक बार मैं इन टर्म्स को साथ में ले लूं। इसे चूज करने की कोशिश की मैंने, अब पता नहीं ये जाएगा नहीं क्योंकि अलग कलर अगर आता है तो सारा सिलेक्शन साथ में ले लेते हैं वो। चलिए हम सिंपली नेक्स्ट पेज पर ही चले जाते हैं। तो मेरे पास ये जो कंडीशन आई थी न्यू, ठीक है, कंडीशंस की बात चल रही है। कंडीशन ए क्या थी मेरी, नेट वर्टिकल लोड W डैश था, जिसमें क्या हो गया था, ये W है मेरा 2p sin थीटा से ज्यादा है, sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट याद रखना, इसलिए इस W डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, W माइनस 2p sin थीटा, ठीक है। तो आपने सारे वर्टिकल फोर्सेस को यहां पर रिजोल्व कर दिया। अब सिंपली आपकी बीम का डायग्राम कैसा बन जाएगा, ऐसा आ जाएगा बच्चों, ओके। और ऊपर से अब W 2p sin थीटा सब गायब हो गए तो उसकी जगह क्या आ गया, W डैश आ गया, ठीक है। केबल की जो टेंडन प्रोफाइल थी कैसी थी, याद है ना, ट्रायंगुलर। ये मेरा न्यूट्रल फाइबर, न्यूट्रल फाइबर के नीचे यहाँ पर क्या आ गई, इसेंट्रिसिटी, और हमारे साथ दो हॉरिजॉन्टल लोड्स भी थे यहाँ पर। एक की वैल्यू तो क्या थी इनकी, P cos थीटा, और इधर से भी कितना था, P cos थीटा, ओके। तो हॉरिजॉन्टल लोड अगर आपने स्ट्रेस कंसेप्ट पढ़ा था, अब ये डायग्राम बन गया हमारा, ठीक है। अब सिंपली ये क्या बन गया, डायग्राम बन गया। अब आपको सोल्व करने का तरीका बताता हूँ। अब आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, अप्लाई स्ट्रेस कंसेप्ट, ठीक है। तो इसके लिए अब आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी अगर स्ट्रेस कंसेप्ट आपको याद करना है। तो स्ट्रेस कंसेप्ट में, वेट ए मिनट, ठीक है, मैंने क्या कर दिया देखिए यहाँ पर, अब इसकी नॉर्मल बेंडिंग कराने की कोशिश करूंगा। बेंडिंग इस तरह से होगी ऊपर, क्योंकि वर्टिकल लोड ज्यादा है, ऊपर से नीचे की ओर लगने वाला वर्टिकल लोड ज्यादा है। कंडीशन 1 की बात देखिए, W ऊपर से लगने वाला ज्यादा है, इसलिए फाइनल शेप कुछ इस तरह की बनेगी। इस तरह की शेप बनने के बाद W नीचे की ओर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है तो ऊपर तो मेरे को क्या मिलेंगे, कंप्रेशन, नीचे क्या मिलेंगे, टेंशन। कंप्रेशन को चलिए मान लेते हैं पॉजिटिव, टेंशन को मान लेते हैं नेगेटिव। तो इसके लिए जब मैं इसकी स्ट्रेस प्रोफाइल बनाने जाऊंगा, अब क्या बना रहा हूं मैं इसकी स्ट्रेस प्रोफाइल, तो क्या क्या बन के आ जाएगी, ड्यू टू P cos थीटा, मेरे पास डायरेक्ट कंप्रेशन आ जाएगा पॉजिटिव साइड में, जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P cos थीटा अपॉन में A, याद है ना, P cos थीटा अपॉन में A।
और बेंडिंग की वजह से, बेंडिंग स्ट्रेस किसकी जगह वजह से जनरेट हो रहा है, डब्ल्यू डैश की वजह से। एक बार मान लेते हैं बेंडिंग स्ट्रेस मेरा सिग्मा आ रहा है मोमेंट की वजह से एम, और बेंडिंग मोमेंट जनरेट एम हो रहा है मेरे डब्ल्यू डैश की वजह से एम अपॉन आई इंटू वाई। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा तो सिंपली समझ गए होंगे मैंने कैसे लिख दिया। अब इसकी जगह वाई टी या फिर हम वाई भी लिख सकते हैं, मतलब टॉप और बॉटम लिख देते हैं, और रेक्टेंगल की शेप में इन दोनों की वैल्यू इक्वल ही हो जाती है वाई टी और वाई बी की, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल एक्सिस है यहाँ पर। और इसके लिए शेप कैसी बन जाती है बच्चों, ऐसी कि न्यूट्रल फाइबर तो क्या हो गया जीरो, ऊपर पॉजिटिव कंप्रेशन है, नीचे क्या हो गया नेगेटिव टेंशन है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है एम अपॉन आई इंटू वाई टी, और इधर कितनी आ जाएगी एम अपॉन आई इंटू वाई बी। तो अगर मुझे एनालिसिस ऑफ फाइनल स्ट्रेसेस लिखना है, ठीक है, तो मेरे पास सिग्मा टॉप की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, पी कोस थीटा अपॉन में ए, टॉप पे और साथ में क्या आ जाएगा पॉजिटिव है, क्योंकि ऊपर देख रहे हो आप कंप्रेशन आ रहा है, यहाँ पर कंप्रेशन ऊपर किस लिए आ रहा है, क्योंकि नेट वर्टिकल लोडिंग है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा है। इसी को तो हमने कंडीशन 1 कह दिया था, तो इसके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी एम अपॉन आई इंटू वाई टी, ठीक है। ये कितना हो गया बच्चों एम अपॉन आई इंटू वाई टी, ये तो हो गया मेरा सिग्मा टॉप पे। इसी तरह से सिग्मा बॉटम के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो क्या हो जाएगी बच्चों, P cos थीटा अपॉन ए माइनस में m अपॉन आई इंटू वाई बी, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आ जाएगा मेरे पास नेगेटिव मोमेंट जनरेट हो रहा है। और अगर आपसे पूछा जाए इस मोमेंट की वैल्यू m मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तो आप इसकी वैल्यू कितनी बताओगे बच्चों, w डैश l बाय 4, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ड्यू टू पॉइंट लोड मैक्सिमम कितनी हो सकती है अगर वो सेंटर पर लगा है, डब्ल्यू एल अपॉन 4, अगर पी लोड लगा है तो पी एल बाय 4, यहाँ पे डब्ल्यू डैश लगा है तो डब्ल्यू डैश एल अपॉन 4। अगर आपको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट नहीं करना आता तो बच्चों मैं आपको सजेशन दूंगा हमारी स्ट्रक्चर एनालिसिस की प्लेलिस्ट में आप जाएं, और वहां पर आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है वो हमने बता रखा है। तो एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस कंडीशन 1 के लिए मेरे पास दो कंडीशन बन के आ गई ये वाली। अब कंडीशन बी में देखते हैं। और अगर बच्चों आप वंडर कर रहे हो कि जब मैं स्ट्रेस कंसेप्ट पढ़ रहा था वहां पर मैंने 3 टर्म्स को यूटिलाइज किया था, ठीक है, यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 टर्म्स को यूटिलाइज किया है, और स्ट्रेस प्रोफाइल भी सिर्फ 2 की वजह से ही बनाई है। यहाँ देखिए थर्ड टर्म जो हमने स्ट्रेस हमने कंसेप्ट में पढ़ी थी क्या थी, पी डॉट ई अपॉन आई इंटू वाई टी या फिर वाई बी कुछ भी ले रहे थे। ये P डॉट ई क्या था, ये मेरा उस प्री स्ट्रेसिंग फोर्स के कारण जनरेट होने वाला मोमेंट था, राइट। लेकिन ये यहां क्यों टर्म मैंने यूटिलाइज नहीं की, इसलिए देखिए मोमेंट कहां कैलकुलेट कर रहा हूं बच्चों, इधर से, राइट। मोमेंट कहां कैलकुलेट कर रहा हूं, इधर से। ये P डॉट ई मेरा आया कहां से था, जब मैंने हॉरिजॉन्टल केबल प्रोफाइल ली थी तब मेरा ये P डॉट ई कुछ इस तरह से इधर से जनरेट हुआ था, तब ये जाकर इसके अंदर होगिंग जनरेट कर रहा था, याद है ना इतना आपको। लेकिन ये तो होगिंग जनरेट करेगा नहीं, इसको इसकी लाइन ऑफ एक्शन तो बिल्कुल बीचों बीच से जा रही है, बिल्कुल सिमेट्री से जा रही है, ना तो होगिंग करेगा ना सैगिंग करेगा, सिर्फ और सिर्फ के पी कोस थीटा मुझे क्या देकर जाएगा कंप्रेशन। और मैथमेटिकली भी देखें तो पी कोस थीटा इस एक्सिस के साथ न्यूट्रल एक्सिस के साथ न्यूट्रल फाइबर के साथ इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0, तो लाइन ऑफ एक्शन यहीं से निकली, इसलिए ये टर्म तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। इस वजह से मैंने यहाँ पर थर्ड टर्म को इंट्रोड्यूस नहीं किया, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली क्या होगी 0 होगी, या आप चाहें तो प्लस में 0 करके लिख भी सकते हैं उसको, वैसे तो जनरेट भी नहीं हो रही। आगे बढ़ते हैं हम कंडीशन बी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज आर कंडीशन बी। कंडीशन बी क्या बोलती है कि अगर ये मेरा पॉइंट लोड W इस 2p साइन थीटा जो मैंने स्टैटिक इक्विलिब्रियम से जनरेट किया था, बैलेंस आउट किया था, उससे अगर कम हो जाता है तो नेट वर्टिकल लोड W डैश आप क्या लिखोगे 2p साइन थीटा माइनस W, क्योंकि 2p साइन थीटा की डायरेक्शन थी वर्टिकल, इसलिए जब मैं यहां पर इस बीम का कुछ डायग्राम बनाऊंगा तो बच्चों डायग्राम कैसा बन जाएगा, W डैश इस बार डिनोट होगा ऊपर की ओर डायरेक्शन में, ठीक है, ऊपर से नीचे नहीं जा रहा, नीचे से ऊपर की ओर डिनोट हो रहा है। होप सो आपको ये एरो क्लियरली विजिबल होगा, थोड़ा सा मैं इसे और बड़ा बना देता हूं ताकि आपको डायरेक्शन में कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर अगेन ये मेरी सिंपली सपोर्टेड बीम है,
और बच्चों याद है ना, सिंपली सपोर्टेड के ऊपर मैंने क्वेश्चन पूछा है, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिखना है कि हम एनालिसिस के लिए सिंपली सपोर्टेड बीम मानकर ही क्यों करते हैं, फिक्स क्यों नहीं मानी, प्रोप कैंटिलीवर क्यों नहीं मानी, सिर्फ सिंपली सपोर्टेड क्यों मानी। ओके, तो ये मेरी बीम बन के आ गई। और जो इस बार बीम बनेगी उसकी वजह से इसके डिफ्लेक्टेड शेप बच्चों कैसी आएगी। मैं इसमें केबल प्रोफाइल नहीं दिखा रहा हूँ टेंडन की, लेकिन टेंडन बना ही हुआ है, उसमें थोड़े कंफ्यूज मत होना कि इसमें से मैंने टेंडन कैसे हटा दिया। ठीक है, तो ऊपर आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, टेंशन, और नीचे की ओर क्या दिख रहा है इस बार, कंप्रेशन। अगर मैं इनकी स्ट्रेस प्रोफाइल बनाने जाऊंगा, क्या बनाऊंगा बच्चों, स्ट्रेस प्रोफाइल, तो मेरे पास पी कोस थीटा एक तो यहां से रहने वाला है, दूसरा पी कोस थीटा इधर से तो था ही। ठीक है, तीसरा क्या आ जाएगा, डब्ल्यू डैश आ जाएगा। इस बार ऊपर टेंशन है। ठीक है बच्चों, इस बार ऊपर क्या है, टेंशन, तो ऊपर क्या बन जाएगा, नेगेटिव। इस नेगेटिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम अपॉन आई इंटू वाई टी। ठीक है, और इस साइड क्या बन जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में चला जाएगा। मेरे जो बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, बेंडिंग स्ट्रेसेस, जो मैं फ्लेक्सर इक्वेशन से लेके आया था। और अगर आपको वापस डिटेल में रिवीजन करना है इसका, तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं इजिली, जो कि इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। एम अपॉन आई इंटू वाई बी, और इस एम की वैल्यू इस बार कितनी हो जाएगी, डब्ल्यू डैश एल अपॉन 4। इस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला। हाँ, पिछली बार जो ऊपर टॉप पे हमारे पास क्या सारे पॉजिटिव साइन आ रहे थे, इस बार ये क्या हो गया, टॉप पे इस बार नेगेटिव साइन साथ में आ गया है। ठीक है, तो डायग्राम कुछ इस शेप का बन जाएगा। ठीक है, एरो की डायरेक्शन को ध्यान देना, जिस डायरेक्शन में एरो अगर उसको पॉजिटिव मान लिया तो उसके अपोजिट में ऑटोमेटिकली नेगेटिव देना पड़ेगा आपको, उसमें आप गलती मत कर देना। और दूसरा मेरा स्ट्रेस प्रोफाइल, जो पॉजिटिव कंप्रेशन की ड्यू टू पी कोस थीटा बन ही रही थी। ये तो पी कोस थीटा क्या है, लोड है बच्चों। स्ट्रेस क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। एरिया कौन सा हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन का, जिसको ए से डिनोट कर रहा हूँ, जिसकी वैल्यू अगर मैं इसे क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाता तो कैसे दिखती, बी इंटू कैपिटल डी। कैपिटल डी क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ग्रोस एरिया दिखाना होता है, क्योंकि प्री स्ट्रेस का काम ही यही है, टोटल के कंक्रीट के क्रॉस सेक्शन को यूटिलाइज करता है, इसलिए ग्रोस डेप्थ मैंने कैपिटल डी यहाँ पर ली है। तो ए इक्वल्स टू बी क्रॉस डी हो जाएगा। ये आपने पिछले लेक्चर में भी समझ लिया होगा, पी कोस थीटा अपॉन ए। ओके, तो इस बार सिग्मा टॉप क्या हो जाएगा बच्चों, एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस करो, सिग्मा टॉप एंड सिग्मा बॉटम क्या आएगा मेरे पास, ऊपर तो वही पी कोस थीटा अपॉन ए, दोनों केसेस में पॉजिटिव है क्योंकि कंप्रेशन को मैंने क्या मानना है, पॉजिटिव। और बच्चों आपको डिनोट करना पड़ेगा, वी आर अज्यूमिंग कंप्रेशन एज पॉजिटिव एंड टेंशन एज नेगेटिव। ये लिखना बहुत जरूरी है, वरना इसके अलावा अगर आप कंपटीशन एग्जाम को डिस्क्रिप्टिव पेपर देते हो, लिखित पेपर देते हो, वहां आपके नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, ऊपर इस बार क्या आ गया, नेगेटिव साइन आ रहा है, तो माइनस एम अपॉन आई इंटू वाई टी, और नीचे क्या हो जाएगा, प्लस का एम अपॉन आई इंटू वाई बी। तो ये मेरे पास स्ट्रेस की इक्वेशन आ जाएंगी, स्ट्रेसेस की वैल्यू आ जाएंगी टॉप मोस्ट फाइबर एंड बॉटम मोस्ट फाइबर पर। उसके बाद जैसे जैसे जिस डिस्टेंस पर आपसे पूछा गया, आप उनकी वैल्यू भी बता सकते हो सिंपली मोमेंट को चेंज करके, क्योंकि अदर तो कुछ चेंज होने वाला है नहीं, मेरे कंप्रेसिव फोर्स चेंज नहीं होगा, चेंज कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मोमेंट। और अगर आपसे पूछ लेता मैक्सिमम वैल्यू बता देते आप, तो कितनी आ जाती, डब्ल्यू डैश एल अपॉन 4। तो ये था बच्चों हमारा लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट का, सिंपली मैंने बता दिया केस 1। और केस 1 किसके लिए हमारा बच्चों, ट्रायंगुलर टेंडन केबल प्रोफाइल, भूल मत जाना, किसके लिए बताइए, ट्रायंगुलर केबल टेंडन प्रोफाइल। तो अगले लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे हमारे 4 पैराबोलिक टेंडन केबल प्रोफाइल। तो होप सो आपको समझ आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम रिजोल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस।